अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों का फार्माकोलॉजी बहुत ही बेस्ट जा रही होगी। राइट, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था जी एंजाइना को। ठीक हो गया, हम लोगों ने एंजाइना के बारे में पढ़ा था, एंजाइना की टाइप्स देखी थी, पैथोफिजियोलॉजी देखी थी उसकी हम लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी सही से समझ में आ जाती है ना कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है जिसकी वजह से हमें वो बीमारी हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लोगों ने एंजाइना में ये चीज़ देखी कि 3 कॉजेज़, मेन कॉजेज़ हम लोगों ने देखा। वैसे अगर आप लोग डिटेल उसकी पढ़ना चाहो और आपसे मिस हो गया लेक्चर, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी हम लोग सिर्फ़ उसका थोड़ा वो जो बेसिक्स है ना वो पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, एंजाइना के अंदर एक हम लोगों ने देखा कि एक कॉज़ क्या था, उसके अंदर प्लैक्स बन रहे थे। ठीक है? जिसकी वज़ह से क्या था, हमारे पास ना वो जो फ्लो ऑफ ब्लड था ना, वो इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो कर रहा था। अगर मुकम्मल तौर पे ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? अगर ये बढ़ता चला जाएगा, तो क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन की जो मेन रिक्वायरमेंट है ना, वो इनफ नहीं पहुंचेगी हमारे मसल हार्ट मसल्स को। ठीक हो गया। इसी तरह से ब्लड भी सही से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ब्लड फ्लो भी जो था वो भी डाउन हो रहा था। सेकेंड थिंग हम लोगों ने देखा कि जी जो नॉर्मल हमारी वेसल्स थी ना उनकी इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रही थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे जो मेन ब्लड था वो सही से फ्लो नहीं कर रहा था और ऑक्सीजन भी सही से नहीं पहुंच पा रही थी। एक और चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि यही अगर प्लैक बढ़ता, 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 ये जो स्टेनोसिस हो रही थी, ठीक है? इसके अंदर अगर रप्चर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होने लग जाएगी। अच्छा जी। थर्ड थिंग क्या थी कि अगर हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं या वेसल्स जो हैं, उनकी वो क्या हो रही थी, वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से मतलब कि क्या हो रहा था, वेरिएंट एंजाइना हो रहा था या फिर स्पास्टिक एंजाइना हो रहा था। और वो हम लोगों ने देखा जी मुख्तलिफ़ किस्म के वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, जो कि वहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं, जो कि हमारी वेसल्स को ऐसे तंग कर देते हैं। ठीक है? अब हम लोगों को मालूम है कि अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वेज़ोडायलेटर्स लेने हैं, ठीक है? ताकि ये जगह जो है ना थोड़ी-सी खुल जाए। ठीक है? फिर ये जो स्टेनोसिस हो रहा है ना, यानी कि प्लेक की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोगों ने कैसे ट्रीट करना है वो चीज़ देखनी है। इन्फ्लेमेशन को हम लोगों ने कैसे रोकना है वो चीज़ देखनी है। ऑक्सीजन की डिमांड हमने कैसे पूरी करनी है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है? और फिर ये जो कॉन्स्ट्रिक्टर्स है ना, इनको अब हम लोग कैसे रोकेंगे, उसके लिए अब हम लोगों ने ट्रीटमेंट लेना है। अच्छा जी, 3 चीज़ें आ गई। एक हम लोग लेते हैं जी बीटा ब्लॉकर्स, एक लेते हैं जी कोरोनरी वेज़ोडायलेटर्स और एक ले लेते हैं जी हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हम लोग क्यों लेते हैं, इसको आप ये बीटा ब्लॉकर्स वाले लेक्चर में आप लोग बहुत इजीली इसे समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ इतना कि हम लोगों को मालूम है कि बीटा रिसेप्टर्स कब एक्टिव हुआ हुआ होता है, जब हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम एक्टिव हुआ हुआ होता है। ठीक है, एड्रीनर्जिक सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, जब हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है। तब हम लोगों ने ब्लॉकर ले रहे हैं, यानी कि उसको हम लोग स्टॉप कर मीन रिड्यूस करेंगे। ठीक हो गया, उस सिस्टम को रिड्यूस कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले लिया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये चीज़ भी हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लास्ट में हम लोगों ने रिसेंटली भी हमने पढ़ा है। इसका अगर नहीं आप लोग ले सके लेक्चर, तब मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि हमारे पास सपोज हमने जी ये मेम्ब्रेन ले ली, यहाँ से जी सोडियम आइंस अंदर आ रहे हैं, कैल्शियम आइंस अंदर आ रहे हैं, पोटाशियम आइंस बाहर जा रहे हैं। ठीक है, जब कैल्शियम आइंस अंदर आते हैं, ठीक है, जब कैल्शियम आयन्स अंदर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। और तो हम लोगों ने क्या करना है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने हैं, ताकि कैल्शियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएं, कैल्शियम आइंस अंदर ना आए। ठीक है, और फिर वो वो क्या करें, वो कॉन्ट्रैक्शन ना कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कोरोनरी वेज़ोडायलेटर्स हम लोग पढ़ेंगे जी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, कोरोनरी वेज़ोडायलेटर्स क्या है, यानी कि हार्ट के अंदर वेसल्स को डायलेट करने वाले। ठीक हो गया, वेज़ोडायलेटर्स। आपकी बुक के अंदर सिर्फ कितनी दी हुई हैं जी, 2 दी हुई है मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक पढ़े अच्छा, एक ही दी हुई है, नाइट्रोग्लिसरीन दी हुई है। कोरोनरी वेज़ोडायलेटर्स हमारे पास वैसे 2 तरह के होते हैं। एक मिसेलेनियस वेज़ोडायलेटर्स होते हैं, वो भी हम लोगों के काम के नहीं है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं जी। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं, ये हमारे काम के होते हैं जी, कोरोनरी वेज़ोडायलेटर मीन ज़्यादा काम की हैं। ठीक हो गया। नाइट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हम लोग इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को 2 तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं। एक वो जो कि उसकी दर्जाबंदी हो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेम या नेचर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग है,
इंटरमीडिएट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है। दूसरा होता है जी केमिकल नेचर क्या है उसकी, नाइट्राइट्स हैं या वो नाइट्रेट्स हैं। नाइट्राइट्स में ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, नाइट्रेट्स में भी ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अच्छा, आप लोगों की बुक के अंदर क्या है, नाइट्रेट्स हैं और वो ऑर्गेनिक है, एज फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लाइसरीन। अगर आप लोग पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन नहीं याद करना चाहते हो, नहीं करो, कोई मसला नहीं। ये 3 चीज़ें हैं, इसके बाद सिर्फ इस वाले पोर्शन को अगर आप लोग याद कर लेते हो बस, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तब भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये वो चीज़ है जो मतलब कि ये सिर्फ इतना सा पोर्शन उसके लिए है जो फार्मेसी टेक्नीशियन के हैं। ऑब्वियसली फॉर्म डी के स्टूडेंट्स तो पूरा का पूरा याद करेंगे, और फॉर्म डी के स्टूडेंट्स विद एग्जांपल्स याद करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर ड्रग। तो जी हमारी ड्रग है जी नाइट्रोग्लाइसरीन, जो कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है। ठीक हो गया। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पीछे देख ली है। हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो है ये बहुत ज़्यादा कारआमद है किसके ट्रीटमेंट में, स्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना एज वेल एज वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि तीनों के तीनों टाइप्स में आप लोग नाइट्रोग्लाइसरीन को प्रेफर करते हो। ये बिल्कुल ऐसे होती है कि जैसे हार्ट पेशेंट या एंजाइना पेशेंट के पॉकेट में होनी चाहिए नाइट्रोग्लाइसरीन। राइट राइट। अच्छा, इसके बाद आप लोग कहते हो कि दे आर सिंपल नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल, यानी कि ये नाइट्रोग्लाइसरीन्स क्या हैं या नाइट्रेट्स क्या हैं, ये सिंपली एक ग्लाइसरोल के साथ नाइट्रिक एसिड का एस्टर है या फिर ग्लाइसरोल के साथ नाइट्रस एसिड का एस्टर है। ठीक है, ये एस्टर्स हम लोगों ने बनाए थे कहाँ पर, हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में बनाए हैं, फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में बनाए थे। ठीक है, कैसे एस्टर बनता है कि आप लोग कहते हो ये ग्लाइसरोल, ठीक है, ग्लाइसिरोल विद नाइट्रिक एसिड। ये ग्लाइसिरोल जब नाइट्रिक एसिड के साथ मिलेगा तो यहाँ से एक एच हट हट के यहाँ पे ये चीज़ लगेगी और आप कहते हो ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट बनता है हमारे पास। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ना हमारे पास, ये किसका है, एस्टर का, यानी कि दीज आर एक्चुअली द एस्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड विद ग्लाइसरोल, तभी हम लोग इसको ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें तो हम लोग इसको सबलिंगुअली भी देते हैं और इसको हम लोग ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू भी देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू देते हैं क्यों, क्योंकि इट हैज सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग इसको ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू भी देते हैं और इसको सबलिंगुअली भी देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है फॉर नाइट्रोग्लाइसरीन इज 1 मिनट, 1 मिनट होता है इसके लिए। अगर हम लोग एज कंपेरिजन टू द अदर नाइट्रेट्स लाइक अगर हम लोग बात कर देते हैं आइसोसोर्बाइड की, तो फिर वो उसका तकरीबन 30 मिनट्स तक जाता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है। अच्छा जी, फार्माकोडायनामिक्स में देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आप लोग कहते हो नाइट्रोग्लाइसरीन, बिल्कुल वही चीज के पहले आप लोग उसका इंट्रोडक्शन दे दो कि विच इज आल्सो नोन एज ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज द एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल विद नाइट्रिक एसिड या फिर विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। ठीक है, HNO2 को कैसे बनाते हो आप लोग, बनाते हो जी N डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे OH। ठीक हो गया, 3 इसके बन गए, 3 बॉन्ड इसके हो गए और 2 इसके हो गए और इसी तरह से 2 इसके हो गए। अच्छा जी, आप लोग कहते हो कि आपके ग्लाइसरोल का नाइट्रिक एसिड के साथ या नाइट्रस एसिड के साथ एस्टर बनता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब ये 3 काम कर रहा है। व्हेन एडमिनिस्टर इट कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट आइंस, ये नाइट्राइट आइंस के अंदर तब्दील हो जाता है। ठीक है, नाइट्राइट आइंस में तब्दील हो जाएगा, लाइक आप लोग कहते हो कि, और इसके बाद देन टू द नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके बाद फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। और हम सबको मालूम है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ नेचुरल वेजोडाइलेटर। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरल वेजोडाइलेटर यानी कि ऑलरेडी मौजूद है नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन ये क्या कर रहा है, नाइट्रोग्लाइसरीन ये और ज़्यादा मजीद बढ़ा रहा है। It convert into nitrite ions and then to the nitric oxide. Nitric oxide की concentration बढ़ जाएगी तो ये intracellularly which relaxes the vascular smooth muscles, यानी कि relax कर देगा, dilate कर देगा हमारे vascular smooth muscles को। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग इसको लेते हैं तो ये नाइट्राइट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसके बाद ये कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो पहले से मौजूद था और जो इसने तब्दील होकर हमें मीन कंसंट्रेशन दिया है,
तो यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये इन टर्न इंक्रीज कर देता है सीजीएमपी को, ठीक है, सीजीएमपी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। और ये सीजीएमपी करता है एक्चुअली रिलैक्स द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। अगर इस स्टेप को स्किप करना चाहते हो स्किप कर दो, कोई मसला नहीं, लेकिन हम लोगों ने आगे चल के जो हमारे फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स हैं उधर हम लोगों ने इसको पढ़ना है, ठीक है। वहां पर भी यही होता है कि जी वो हम लोगों ने वहां पे इनहिबिटर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये कि जी इंक्रीज हो जाएगा सीजीएमपी, जिसका काम क्या है, रिलैक्स करना स्मूथ मसल्स को। अब ये दूसरा काम क्या होगा हमारे नाइट्रोग्लाइसरीन का, कि इट कॉजेज द डायलेशन ऑफ लार्ज वेन्स। हमारे जो लार्ज वेन्स है ना उसकी भी डायलेशन करता है, विच रिड्यूसेस द प्रीलोड, जो कि प्रीलोड को क्या कर देता है, कम कर देता है। प्रीलोड क्या, यानी कि वीनस रिटर्न टू हार्ट, जो हार्ट की तरफ जा रही है। इट देन रिड्यूसेस वर्क ऑफ द हार्ट, जो कि इन टर्न क्या कर रहा है, हमारे हार्ट के काम को कम कर देता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो लार्ज वेन्स है ना उनको ये डायलेट कर देगा, खुला कर देगा, जो कि क्या रिड्यूस करेगा, प्री लोड को, यानी कि हमारा हार्ट जो पहले से जी लोड होकर और फिर कॉन्ट्रेक्शन दिखा रहा है उस चीज को कम कर देगा। एंड देन रिड्यूसेस, और फिर ये कम कर देता है हार्ट के काम को, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ इट ऑल्सो डायलेट द कोरोनरी वेस्कुलेचर, हमारे पूरे के पूरे जो हार्ट की वेसल्स हैं उनको ये डायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोवाइडिंग एन इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से ये ब्लड सप्लाई ज़्यादा देगा हमारे हार्ट को टू द हार्ट मसल्स, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो यानी कि हमारी जो एक मीन कम थी ना, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन थी, वो भी पूरी होने लग जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि ये 3 काम कर रही है यहाँ पर। अब जी अगर हम लोग इसके थेरापेटिक यूजेस को देख लेते हैं, तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ी थी कि दैट इट इज़ इफेक्टिव टू यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। तीनों टाइप्स में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बात मैं रिपीट करूंगी कि जो भी एंजाइना पेशेंट होते हैं उनके पास बिल्कुल ये पॉकेट में होनी चाहिए कि खुदा ना खासा जैसे सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो और ये फौरन से सबलिंगुअली उसको मीन जुबान के नीचे रख लें, ठीक हो गया। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन एंड अदर नाइट्रेट्स, और बाकी तमाम नाइट्रेट्स के भी जो एडवर्स इफेक्ट्स है ना मोस्ट कॉमन, वो कौन सा है, हेडेक, सर दर्द होना, पोस्टरल हाइपोटेंशन, यानी कि पोस्टरल यानी कि जब आप लोग पोस्टर चेंज करते हो ना, लेटे लेटे आप बैठ जाओ अगर, तो उस टाइम पे हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का डाउन होना, ठीक है। या फिर आप बैठे बैठे आप जैसे खड़े हुए हो तो जी आपको जी चक्कर आने लग गए हैं जी, वो जो चीज़ होती है वो पोस्टरल हाइपोटेंशन कहलाती है। फेशियल फ्लशिंग, यानी कि जो मेन जैसे चीक्स का या फेस का ज़रूरत से ज़्यादा फ्लश करना, यानी कि रेड हो जाना, ठीक है, उस चीज़ को फेशियल फ्लशिंग कहलाया जाता है। एंड टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये सही से समझ आ गया होगा। एंजाइना पेक्टोरिस जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा, और कहते हैं इसका ट्रीटमेंट भी सारा का सारा, और नाइट्रोग्लाइसरीन भी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।